बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट टाइम हमने सीरियल पोर्ट कम्युनिकेशन को समझना स्टार्ट किया था और हमने देखा था कि सीरियल पोर्ट ट्रांसमिशन कैसे होती है उसके जो हम और हमने उसमें 8 सेकेंड्स कम्युनिकेशन को हम थोड़ा सा डिटेल से देख रहे थे। हमने ट्रांसमिशन ब्लॉक देखा था और इसको समझा था कि ये ट्रांसमिशन ब्लॉक डायग्राम कैसे इसकी ब्लॉक डायग्राम क्या है और इसके जो स्टेप्स हैं कम्युनिकेशन के वो क्या होंगे। और इसमें हमने एक चीज़ जो कवर नहीं की थी वो था बॉड रेट जनरेटर, यानी कि बॉड रेट क्या चीज़ होती है और इसे कैसे जनरेट किया जाता है। बॉड रेट क्या होता है वो हम लास्ट टाइम देख चुके हैं। अगर जस्ट एज ए रिमाइंडर, आपके पास कितने एक सेकंड में बिट्स ट्रांसमिट आप करेंगे, क्योंकि इसमें आप साथ कोई क्लॉक ट्रांसफ़र नहीं कर रहे होते, तो जितनी देर के लिए आपकी एक बिट मौजूद रहेगी पोर्ट के ऊपर, ये आपका ट्रांसमीटर है, ट्रांसमीटर ने भेजा है तो कितनी देर तक वो एक बिट को उसके ऊपर उसकी वैल्यू को रिटेन करेगा बिफोर सेंडिंग द नेक्स्ट वैल्यू। तो वो टाइम जो है वो इसके बॉड रेट से डिटरमाइन होगा। और एक फेमस बॉड रेट, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने तो आपको एक नॉन रियलिस्टिक मिसाल दी थी, वैसे ही आपको अज्यूम करके एक बहुत ही स्टैंडर्ड जो बॉड रेट है मशहूर, वो 9600 बॉड है, यानी कि 9600 बॉड रेट, यानी कि 9.6 किलो बिट्स पर सेकेंड। तो इसको अब अगर हम इन्वर्ट कर लें तो ये आ गया तकरीबन इसको e⁻³ करने के लिए 0.104 मिली सेकेंड, या माइक्रो में कर लें तो उसको 104.1 माइक्रो सेकेंड, 104 कर लेते हैं हम ये अपने सिंपल कैलकुलेशन के लिए। तो आपका हर ये जो यहाँ से अगर स्टार्ट बिट को देख लें, यहाँ से यहाँ तक जो टाइम है ये 104 माइक्रो सेकेंड होगा, और यहाँ से यहाँ तक भी टाइम 104 माइक्रो सेकेंड होगा। ठीक है, तो ये आपकी जो ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों के अंदर ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, यानी कि दोनों की तरफ एक ही बॉड रेट सेट किया जाएगा। तो और उसके ऊपर फिर कम्युनिकेशन की जाएगी और डाटा को उसके सेंटर में सैंपल किया जाएगा। ठीक है, ये सारे के सारे काम आपके लिए अभी जो इसके अंदर इनबिल्ट हार्डवेयर मौजूद है, अभी आप जो माइक्रो कंट्रोल इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके अंदर इनबिल्ट ये यूआर्ट कम्युनिकेशन का सिस्टम, ये सारा का सारा आर्किटेक्चर इसके अंदर मौजूद है। तो ये सारे काम, ये सैम्पलिंग करना और इसके सेंटर में सैम्पलिंग करना, ये सारे काम आपने सिर्फ इसकी सेटिंग्स इसको करनी है, सारे के सारे काम ये खुद करेगा। लेकिन आप जब इंशाल्लाह नेक्स्ट एडवांस कोर्स पढ़ेंगे एडवांस डिजिटल डिज़ाइन का, तो उसमें जब आप FPGAs या ASIC पर जाएंगे तो ये पूरा आर्किटेक्चर आपको खुद बिल्ड करना पड़ेगा। तो जब आप यूआर्ट का लेट से मिसाल के तौर पर आर्किटेक्चर खुद बिल्ड कर रहे होंगे, तब आपको इस आर्किटेक्चर की अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा थॉरो चाहिए होगी। आपको एक्जैक्टली पता होना चाहिए कि ये आर्किटेक्चर कैसे काम करता है। आप खुद अपना शिफ्ट रजिस्टर क्रिएट करेंगे और फिर सैम्पलिंग कैसे करेंगे। तो ये जो अभी सारे के सारे काम की सैम्पलिंग इसके मिड में होनी चाहिए, और पहला जो टाइम है वो ज़्यादा होगा, बाकी जो कम हो गई जो हमने लास्ट टाइम क्लास में डिस्कस किया था। ये सारी चीज़ें आपको फ़िलहाल मैनुअली हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एडवांस क्लासेस में जब आप अपना आर्किटेक्चर खुद डिज़ाइन कर रहे होंगे, अपना यूआर्ट का आप खुद ही एक अपने कोर डिज़ाइन कर रहे होंगे मिसाल के तौर पर FPGA वगैरह के लिए, तो उसके लिए फिर आपको इसकी ज़्यादा थॉरो अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगी। बहरहाल दिस अंडरस्टैंडिंग जो हम अभी सीख रहे हैं, इंशाल्लाह दिस विल हेल्प यू इन योर लेटर क्लासेज एज वेल। अभी जो हमने लास्ट टाइम नहीं कवर की थी वो था कि हम ये बॉड रेट कैसे जनरेट करेंगे, कैसे, जैसे मैंने आपको बताया 9600 बिट्स पर सेकेंड अगर जो सेट करते हैं या कोई और वैल्यू, उसको कैसे सेट करेंगे। उसके लिए आपके पास उन्होंने एक रजिस्टर दिया हुआ है, जिसके बल्कि यहाँ पर मैं आपको पहले ब्लॉक डायग्राम में दिखा दूँ कि हम किसको रेफर करेंगे बिफोर वी गो देयर। ये हम SPBRG, ठीक है, सीरियल पोर्ट बॉड रेट जनरेटर। ठीक है, सीरियल पोर्ट SP बॉड रेट जनरेटर, ये एक रजिस्टर है 8 बिट का, जिसके अंदर आपने एक वैल्यू सेट करनी होगी और बाकी सारा काम बॉड रेट जनरेशन का वो इसका हार्डवेयर करेगा। तो ये इसकी वैल्यू हम कैसे सेट करेंगे, किस बेसिस के ऊपर करेंगे, उसके लिए हम आज का टॉपिक में हम स्टार्ट करेंगे। तो ये आपके पास टॉपिक है 16.1, इसके अंदर बॉड रेट जनरेटर के बारे में कुछ मालूमात दी हुई हैं। Given the desired baud rate and FOSC, the nearest integer value for the SPBRG register can be calculated using the formula in table 6.1. राइट, सो ये एक फार्मूला दिया हुआ है यहाँ पर, ये एक फार्मूला है। इसकी कुछ वैल्यू चेंज होती है, अभी हम देखेंगे कि ये फार्मूला की में थोड़ी सी वेरिएशन है, लेकिन बहरहाल इस फार्मूले के ऊपर बेस करके, यानी कि इसके अंदर जो डिपेंडेंसीज हैं वो आपकी जो ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी जो आपने क्रिस्टल लगाया हुआ है उसके ऊपर डिपेंडेंट है, और आपका क्या बॉड रेट आप डिज़ायर कर रहे हैं, किस फ्रिक्वेंसी पे आपने कम्युनिकेशन करनी है। ठीक है, स्लो फ्रिक्वेंसी पे करनी है, हाई फ्रिक्वेंसी पे करनी है, और उसके हिसाब से आपने इस रजिस्टर की वैल्यू निकालनी होगी, और जो कि यहाँ पर इस फॉर्मूले में X से रिप्रेजेंटेड है। ठीक है, ये वैल्यू सीरियल पोर्ट बॉड रेट जनरेटर रजिस्टर जो है, यानी SPBRG रजिस्टर, उसकी वैल्यू इस X से डिटरमाइन होगी। तो अगर आपको ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी मालूम है, लेट से अगर हमने 20 मेगाहर्ट्ज़ का क्रिस्टल लगाया हुआ है,
तो आप यहाँ 20 डाल देंगे। आपके लेट से डिज़ायर्ड बॉड रेट आपका 9600 है, तो आप यहाँ पर 9600 डाल देंगे और फिर उसके बाद आप इसको एक्स के लिए सॉल्व कर लेंगे, तो आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर इस एग्जाम्पल में उन्होंने किसके लिए सॉल्व किया, उन्होंने बताया कि उन्होंने FOSC को 16 मेगाहर्ट्ज़ लिया, यानी कि आपकी जो क्रिस्टल आपका लगा हुआ है आपके माइक्रो कंट्रोलर के अंदर, ये जो एक्सटर्नल आपने क्रिस्टल लगाया हुआ है ये क्रिस्टल की फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, मशीन साइकिल की बात नहीं करें। ये जो आपकी एक्सटर्नल फ्रिक्वेंसी है वो फ्रिक्वेंसी आपकी 16 मेगाहर्ट्ज़ है, डिज़ायर्ड बॉड रेट 9600 है, और BRG और SYNC यानी कि सिंक, ये तो हम देख चुके हैं, ये दिस इज़ फॉर एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन। अगर SYNC को 1 कर देंगे तो ये सिंक्रोनस कम्युनिकेशन होगी, ठीक है। तो बॉड रेट की कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला है सिंक्रोनस के लिए और एसिंक्रोनस के लिए वो मुख्तलिफ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आपकी सिंक्रोनस कम्युनिकेशन है तो उसके लिए जो बॉड रेट का फॉर्मूला है वो ये है, ठीक है। और एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन के लिए ये दो डिफरेंट फार्मूलाज आ सकते हैं, ये वाला फार्मूला या ये वाला फार्मूला, और इन दोनों में जो सिर्फ फ़र्क है वो डिवाइडिंग फैक्टर का है। यहाँ पर आप देखें तो FOSC को 64 से डिवाइड कर रहे हैं, 64 इंटू एक्स प्लस 1 से, और इसको 16 इंटू एक्स प्लस 1 से डिवाइड कर रहे हैं। और ये वैल्यू डिपेंड करती है BRG की वैल्यू के ऊपर, यानी कि आपने हाई स्पीड बॉड रेट चाहिए या लो स्पीड बॉड रेट चाहिए। अगर आपको लो स्पीड बॉड रेट चाहिए तो आप इसकी 0 सेट करेंगे और इस फॉर्मूले से कैलकुलेशन करेंगे जैसे उन्होंने यहाँ पर किया हुआ है। 9600 इज़ कंसिडर्ड अ लो स्पीड बॉड रेट जनरेटर, ठीक है। तो और हाई स्पीड अगर आपने लेट्स से ये आई थिंक दिस गोज अप टू 50 किलो बिट्स पर सेकंड, अभी हम 9 किलो बिट्स पर सेकंड पर करें तकरीबन, तो उसके लिए फिर आप हाई स्पीड इसकी सेटिंग करेंगे, ठीक है। ऑलराइट, सो इसमें वैसे देयर इज अ डिफरेंस कि हम स्लो स्पीड के लिए भी हाई स्पीड इस्तेमाल कर सकते हैं, वो इंशाल्लाह द कन्फ्यूजन विल बिकम मोर क्लियर एज वी प्रोसीड। तो इसमें जो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले से अगर आप देख रहे हैं तो इस फॉर्मूले से हमने यहाँ पर FOSC डाल दिया 1600 और यहाँ 9600 बॉड डाल दिया, और ये हम बेसिकली एक्स के लिए सॉल्व किया उसको, और इससे ये इसकी वैल्यू आ गई है। अब वैल्यू असल में जो वैल्यू है वो 25.042 है, लेकिन क्योंकि ये एक 8 बिट की वैल्यू है अनसाइंड, हमने एक बाइनरी नंबर इसके अंदर सेव करना है, तो हम 25 की जो क्लोजेस्ट अप्रॉक्सीमेशन 25.042 की हम 25 डालेंगे। अब इसकी वजह से थोड़ा सा एरर आएगा, ठीक है। अब एरर जब आएगा तो एरर कितना आएगा वो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब एक्चुअल कैलकुलेटेड बॉड रेट ये हमारा डिजायर्ड बॉड रेट था, यानी कि अगर मैं इस फॉर्मूले में 25.042 डालूंगा तो मेरे पास एग्जैक्ट डिजायर्ड बॉड रेट आ जाएगा 9600, लेकिन क्योंकि मैं एक्स की वैल्यू यानी कि जो मेरे पास रजिस्टर है SPBRG, इसकी वैल्यू मैं 25.042 नहीं डालूंगा, मैं 25 डालूंगा, तो उसकी वजह से कुछ एरर इंड्यूस होगा। वो एरर कितना होगा वो आप यहाँ से कैलकुलेटेड बॉड रेट, यानी कि अगर आप इसी फॉर्मूले में मैं 1600 डालूँ, 64 डालूँ और 25.042 की जगह 25 डालूँ तो मेरे पास एक्चुअल बॉड रेट आ जाएगा, जो कैलकुलेट करने के बाद इस करंट वैल्यू के ऊपर निकलेगा। अब उसकी वजह से कोई एरर इंड्यूस होगा, ठीक है। तो एरर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, उसकी परसेंटेज कैलकुलेट हो रही है। वो कैसे हो रही है, कैलकुलेटेड बॉड रेट यानी कि यहाँ पर मैं डाल दूँ 9615 और डिजायर्ड बॉड रेट है मेरा 9600, और उसको फिर मैं डिवाइड कर दूँ डिजायर्ड बॉड रेट से, तो मेरे पास परसेंटेज आ जाएगी एरर की, एरर परसेंटेज, यानी कि अगर मैं इस फ्रिक्वेंसी के साथ ये बॉड रेट मेरा डिजायर्ड है तो मेरा इसमें 0.16% एरर आएगा। अभी एरर क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड एरर बिफोर वी प्रोसीड। अब एरर क्या होता है कि आपके, क्योंकि हमें मालूम है कि इसमें कोई क्लॉक तो साथ ट्रांसमिट नहीं हो रही, आपके टाइमिंग बेस्ड है, यानी कि कितने टाइम तक आपकी बिट हाई रहेगी या आपकी डाटा बिट अवेलेबल रहेगी। तो अगर मिसाल के तौर पर ये अगर हम यहाँ कर लेते हैं, लेट्स से अगर 104 था ना ये एक बिट टाइम 9600 बॉट के लिए, अगर लेट्स से 104 माइक्रो सेकेंड की जगह मैं थोड़ा सा एग्जैजरेट करता हूँ, अभी ये 0.016 तो बहुत कम एरर है इसमें, चलो आपको मसला नहीं होगा, लेकिन लेट्स से हर दफ़ा ये आपकी 104 की जगह लेट्स से मेरे पास आ रहा है इससे 10 माइनस कर लें, ठीक है, या 5 माइनस कर लें, इससे लेट्स से 10 माइक्रो सेकंड का आपके पास एरर आ रहा है, और मैं अप्रॉक्सीमेट करने के लिए 100 कर लेता हूँ। लेट्स से ये आपके पास बिट टाइम इज़ 100 माइक्रो सेकंड, और हर दफ़ा आपके पास 20 माइक्रो सेकंड का एरर है, यानी कि आपके पास एक्चुअल जो बॉड रेट है, एक्चुअल बिट टाइम 100 नहीं है, 100 की जगह 80 है मिसाल के तौर पर, ठीक है। आपका डिजायर था कि एक बिट टाइम 100 हो, लेकिन वो बिट टाइम 100 नहीं है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम, बिट टाइम यहाँ से यहाँ तक का टाइम 100 माइक्रो सेकंड नहीं है, वो 80 माइक्रो सेकंड है, ठीक है। तो अब आपके पास आपने एक यहाँ से आप ट्रांसमिट कर रहे हैं और आपके ट्रांसमिशन में कुछ एरर है, यानी कि आपका जो एक्चुअल बिट टाइम था वो 100 माइक्रो सेकंड होना चाहिए था, लेकिन वो है 80 माइक्रो सेकंड। तो जब वो रिसीव कर रहा होगा, आपका रिसीवर क्या अगर सही उसके पास फ्रिक्वेंसी है, अगर वो उससे भी 9600 बॉट पे सेट किया हुआ, उसका एरर कम है मिसाल के तौर पर, तो वो सही टाइम पर सैंपल कर रहा होगा, तो यहाँ पर वो सैंपल करेगा, तो वो
उसकी इसके बीच में मतलब कि वो सैंपल करेगा यहाँ पर, तो इट बी वेरी क्लोज टू दी आपके यहाँ पर जो जो बेसिकली उसको 50 माइक्रो सेकेंड यहाँ से अगर यहाँ स्टार्ट करें, हाफ वे उसको सैंपल करना चाहिए था, लेकिन क्योंकि आपका ये बिट टाइम कम है तो हाफ वे सैंपल नहीं करेगा, इट विल बी क्लोजर टू द एंड। तो फर्स्ट टाइम वो 20 माइक्रोसेकंड का एरर होगा, नेक्स्ट टाइम 40 का होगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम 60 का हो जाएगा। जब 60 का एरर हो जाएगा यानी कि हाफ वे से भी आगे चला जाएगा, तो वो इस बिट की जगह इस बिट को सैंपल कर लेगा, अगली बिट को सैंपल कर लेगा। तो एरर की वजह से ये ड्रिफ्ट आएगा और आपके पास यहाँ पर जो डाटा आप रिसीव कर रहे हैं उसमें एक मेजर फॉल्ट आ सकता है। तो कितना एरर एक्सेप्टेबल है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम देख लें कि ये एरर जो मैं आपको सिर्फ ये एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि एरर होता क्या है, कि आपके पास एक्चुअल जो आपका बिट टाइम आपको रिक्वायर्ड है उससे वेरिएशन इतनी होगी, इतनी 0.16%, जो कि ये कहा ये एक्सेप्टेबल वेरिएशन है, दिस इज अ वेरी स्मॉल वेरिएशन। ठीक है, तो ऑलराइट, सो यहाँ पर अभी हम एक तो ये मैंने आपसे मेंशन कर दिया कि ये 1 और 0 की सेटिंग से फॉर्मूले में थोड़ा फ़र्क पड़ जाएगा। यहाँ पर उन्होंने क्या किया है कि एक आपको टेबल बना के दे दिया है, ये तो सिंक्रोनस मोड के लिए, अभी हम इसको स्किप करेंगे। तो लेट्स मी जस्ट स्किप टू ये सिंक्रोनस मोड के लिए, क्योंकि फॉर्मूला डिफरेंट है, तो उन्होंने उसके लिए डिफरेंट बॉड रेट्स के लिए डिफरेंट कैलकुलेशन करके आपके सामने रखी हुई है। मैं इसको देखूंगा एसिंक्रोनस के लिए। ठीक है, एसिंक्रोनस के लिए स्लो स्पीड, ठीक है, BRGH की जब वैल्यू 0 है उस वक्त अगर आपने क्रिस्टल लगाया हुआ है 40 मेगाहर्ट्ज़ का, और मिसाल के तौर पर आप ये बॉड रेट जो कि हमने भी कैलकुलेट किया था, लेट से ये सारे बॉड रेट आप जनरेट कर सकते हैं वट एवर यू वांट। लेट से मैं 9600 बॉड रेट के ऊपर उसको सेट करना चाहता हूँ अपनी कम्युनिकेशन को 9.6 किलो बिट्स पर सेकेंड। तो उसके लिए क्या होगा कि उसके लिए अगर मेरे पास मेरे पास क्रिस्टल 40 मेगाहर्ट्ज़ का है, तो मेरे पास जो एक्चुअली आएगा और एरर जो है वो आएगा 16 प्लस 0.16%। ठीक है, ये इतना एरर आएगा। अगर मैं इसी फ्रिक्वेंसी के साथ यही मैं बॉड रेट जनरेट करना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपने क्रिस्टल को चेंज करके 40 मेगाहर्ट्ज़ की जगह 33 मेगाहर्ट्ज़ कर लूँ, तो मेरा एरर जो है वो बढ़ जाएगा, यानी कि 0.54 हो जाएगा। यहाँ पर उन्होंने हार देखें मुख्तलिफ क्रिस्टल्स के लिए आपको निकाल के दे दिया है कि उस हर क्रिस्टल के लिए कितना एरर होगा। ठीक है, फॉर BRGH0 यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैंने सिर्फ इसी को हाईलाइट किया हुआ है 9600 बॉर्ड को। तो डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज के लिए 16 मेगाहर्ट्ज़ के लिए, 10 मेगाहर्ट्ज़ के लिए, 7.15909 के लिए, उसके लिए कितना आपके पास एरर यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, अगर आप लेट्स से लेट मी जस्ट गो स्क्रॉल थ्रू, ये उन्होंने देव गॉन ये हाई फ्रिक्वेंसी से स्टार्ट किए, देव गॉन टू लो फ्रिक्वेंसी, और हर जगह आपको दिखा रहे हैं कि ये एरर कितना है। देखिए यहाँ पर कितना ज़्यादा एरर है, -18% एरर है। अब आप चले जाएँ ये BRG1H में, तो मैं सिर्फ 9600 को फॉलो करूँगा, बाकियों को आप खुद देख लें। तो ये आप देखें यहाँ पर फॉर दिस फ्रिक्वेंसी 5.0688 मेगाहर्ट्ज़ उस वक्त जो है एरर 0 आ गया। ठीक है, ऑल्दो अभी जो हमने निकाला था 0.16 ये भी काबिल कबूल है, दिस इज नॉट अ वेरी बैड एरर। तो लेकिन ये यहाँ पर देखें आपके पास 0 एरर आ रहा है, 0% एरर आ रहा है इस पर। तो अगर आप क्रिस्टल इस वैल्यू का लगाएंगे तब आपके पास सीरियल पोर्ट कम्युनिकेशन में एरर 0% होगा। और यहाँ पर मैं आपको याद करा दूँ, अगर हमने जो 8051 पढ़ा था उसमें हम अक्सर 12 मेगाहर्ट्ज़ की क्लॉक की जगह हम एक बड़ा वियर्ड सी फ्रिक्वेंसी इस्तेमाल करते थे। अगर आपको याद हो 11.0592 मेगाहर्ट्ज़, वो क्यों इस्तेमाल करते थे? वजह उसकी यही थी, क्योंकि जब आप 8051 के साथ 11.0592 मेगाहर्ट्ज़ का क्रिस्टल इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जो एरर होता है वो ज़ीरो हो जाता है। इसीलिए हम उस फ्रिक्वेंसी को इस्तेमाल करते हैं ताकि अगर हमें सीरियल पोर्ट कम्युनिकेशन करनी हो तो हमारे पास एरर कम आए। वरना हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम इतनी अपने लिए मुश्किल करें कि हम 12 मेगाहर्ट्ज़ का आसानी से लगा सकते हैं या और उससे बड़ा भी लगा सकते हैं। तो हम उसमें अपने आप को महदूद करें कि हम एक बहुत ही टेढ़ी सी नंबर के ऊपर फ्रिक्वेंसी जनरेट करें। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी हम अक्सर अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एरर मिनिमल हो तो मैं ये फ्रिक्वेंसी का क्रिस्टल इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है, तो आज आपको शायद थोड़ी बहुत समझ में आई हो कि 11.0592 की कहानी क्या थी। उसका मकसद सिर्फ यही था कि उसमें जब आप बॉड रेट कैलकुलेट करते हैं तो 11.0592 मेगाहर्ट्ज़ के ऊपर एरर, जो बॉड रेट का एरर है वो 0% हो जाता है। ठीक है, तो ये अब आप जो है अब द क्वेश्चन है कि कितना एरर एक्सेप्टेबल है, कितना परसेंट एरर। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा सर्च करा था नेट पे, तो मुझे इनका ये जो उनका माइक्रोचिप का फोरम है उसके ऊपर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल किसी ने यहाँ पर लिखा था, किसी ने बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी की है, और ये आप लोग भी कर सकते हैं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। उसने 2 माइक्रो कंट्रोलर लगाए और उनकी बीच में आप आपस में कम्युनिकेशन की, और उसने चेक किया कि किस
बॉड रेट के ऊपर कितने परसेंट एरर के ऊपर कम्युनिकेशन हो रही है, किसके ऊपर नहीं हो रही है। देखें इसने यहाँ पर बताया हुआ है कि जब मैंने ये फ्रिक्वेंसी मुझे 9600 बॉड रिक्वायर्ड था, जब ये इतनी आ रही थी फ्रिक्वेंसी, तो वो आपका जो सीरियल पोर्ट कम्युनिकेशन काम नहीं कर रही थी, इस पर भी काम नहीं कर रही थी, इस पर काम कर रही थी, इस पर काम कर रही थी। तो उसने डिफरेंट टेस्ट किए। फिर उसने ये BRG-H0 के लिए उसने उसने टेस्ट किए पूरा। फिर उसने अगले दिन उसने यहाँ पर BRG-H1 के लिए भी किया यहाँ पर, ठीक है, उसने भी यहाँ पर किया। फिर उसने आपको बता दिया कि ये भी 9600 बॉट के लिए करा था। फिर उसने बताया कि यहाँ पर काम नहीं करा, यहाँ काम नहीं करा, इन सब वैल्यूज़ के लिए, यानी कि ये आपकी सीरियल पोर्ट बॉड रेट जनरेटर रजिस्टर है, उसकी इन वैल्यूज़ के लिए काम कर रहा था। फिर उसने अपना कंक्लूजन उसने कैलकुलेट करके ये उसने बताया कि लोअर बॉड रेट्स के लिए तकरीबन -2.04% अगर एरर हो तो वो काम करेगा, इससे बड़ा एरर होगा तो वो काम नहीं कर रहा कम्युनिकेशन। और सिमिलरली अगर हायर बॉड रेट्स के लिए 0.5% तक का एरर जो है वो टॉलरेबल है, इससे ज़्यादा एरर होगा तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। यानी कि अगर आप बेसिकली टू बी ऑन द सेफ साइड, अगर आप कोशिश करें कि 0.5% से एरर कम हो, तो इंशाल्लाह आपकी कम्युनिकेशन में मसला नहीं होना चाहिए। ये उसकी अपनी स्टडी है, उसने जो कि अपना एक somebody ऑन द फोरम ही इज़ मेड दिस, उसने एक कैलकुलेशन की। ये आप लोग भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। 2 माइक्रो कंट्रोलर लगाकर आप उनके बीच में कम्युनिकेशन करें और देखें कि किस सेटिंग के ऊपर वो काम करे, किसके ऊपर नहीं करा, ठीक है। तो दिस इज़ ए वेरी इंटरेस्टिंग स्टडी। आप लोग इस तरह जाके फोरम्स वगैरह के ऊपर इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो बहरहाल अभी हमारे लिए कम्युनिकेशन के लिए हमने देख लिया कि मैंने देखा मिसाल के तौर पर, मैं अब अगर एक एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा हूँ, लेट मी यूज़, मैंने क्या किया, मैं आई वांट टू यूज़, मैं चाहता हूँ कि 0% एरर हो, तो मैं कम्युनिकेशन के लिए ये क्रिस्टल इस्तेमाल करना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पर अब अच्छा, नाउ लेट्स कम टू एक तो ये फ्रिक्वेंसी याद रखिएगा जिसके ऊपर हमारा एरर नहीं आ रहा था। ये है 5.0, किधर गई, BRG-1 के लिए थी मेरे ख्याल से, ये रही। तो ये 5.0688 मेगाहर्ट्ज़, ठीक है। तो अब ओके, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा पहले हम बिफोर वी गो टू द एग्जांपल थोड़ा सा इसकी रिसेप्शन को देख लेते हैं, देन वी विल गो टू द एग्जांपल। तो ये हमारे होगी बॉड रेट जनरेशन की, उस फॉर्मूले के ज़रिए से आप बेस्ड ऑन आवर फॉर्मूला हम बॉड रेट का जो वैल्यू है सेल पोर्ट बॉड रेट रजिस्टर, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और देख लेंगे कि वो एरर रेंज के अंदर आ रही कि नहीं आ रही। रेंज के अंदर आ रही, लेट से हम इसको रख लेते हैं कि 0.5 से कम होना चाहिए, तो वो हम उसके हिसाब से फिर अपनी सेटिंग कर सकते हैं। जो मैंने आपको बताया था शुरू में बात के BRG-01 को आप वो भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप लो स्पीड के लिए भी आप BRG-1H इस्तेमाल कर सकते हैं। वो ऐसा हो सकता है कि कभी कभार ऐसे होता है कि आपके BRG-1 के ऊपर इवन देखें 9600, जैसे हमने देखा कि 9600 जो है वो एक लो फ्रिक्वेंसी है, हाई फ्रिक्वेंसी नहीं है। इस लो फ्रिक्वेंसी पर भी अगर मैं BRG-H की वैल्यू 0 रख रहा हूँ तो मुझे इनमें से किसी फ्रिक्वेंसी में 0% एरर नहीं मिल रहा, ठीक है, कहीं पर भी 0% एरर नहीं मिल रहा। लेकिन जब मैंने BRG-H की वैल्यू 1 सेट की है तो मेरे पास फॉर 1 स्पेशल फ्रिक्वेंसी मेरे पास एरर 0 आ रहा है, जबकि 9600 जो है वो लो फ्रिक्वेंसी है। तो कहने का मकसद ये है कि ऑल्दो BRG-H1 जो है वो हाई स्पीड में उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी अगर आप उसकी वैल्यू 1 कर देंगे, लेकिन फॉर सम फ्रिक्वेंसीज मुमकिन है आपको BRG-H1 की वैल्यू करके आपको ज़्यादा बेहतर एरर परफॉर्मेंस मिल जाए। तो वो आप कैलकुलेट करके आपको खुद पता चलेगा। हिट एंड ट्रायल से आप ट्राई करें, आप कौन सी फ्रिक्वेंसी रखना चाह रहे हैं, दोनों में देख लें BRG-H1 करके और 0 रख के आपके पास वैल्यू में क्या फ़र्क आ रहा है, ठीक है। तो ये दिस वाज समथिंग दैट आई वांटेड टू मेंशन। ओके, सो ये हमारे पास होगी बॉड रेट की कैलकुलेशन। हम थोड़ा सा रिसीव ब्लॉक देख लेते हैं, उसके बाद देन विल प्रोसीड टू द एग्जांपल। द डाटा इज रिसीव्ड ऑन दिस पिन जो हम देख चुके हैं एंड ड्राइव्स द डाटा रिकवरी ब्लॉक। अब इसका हम ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं। ये डाटा रिकवरी ब्लॉक है, यहाँ से आपके पिन है, पिन से आपके पास बफर में आया, आपके पास जो डाटा है यहाँ पर बफर में टेम्परेरी से सेव हुआ और यहाँ पर रिकवरी हो रही है। रिकवरी में क्या होता है, द डाटा रिकवरी ब्लॉक इज एक्चुअली हाई स्पीड शिफ्टर ऑपरेटिंग एट 16 टाइम्स द बॉड रेट, ठीक है। जो भी बॉड रेट है उसकी 16 टाइम्स, वो ज़्यादा हाई तेज़ी से सैम्पलिंग कर रहा है, ठीक है, क्योंकि उसको 16 टाइम्स पे उसको सैम्पलिंग कर रहा है। और ये बॉड रेट जनरेशन, ये जो ब्लॉक है ये बॉड रेट जनरेटर है, ये डिवाइड बाई 64 और 16 जो है ये आप BRG-H की वैल्यू के ऊपर अगर 64 और 16 अगर आपने देखा फॉर्मूले में यही फ़र्क है, 64 और 16 का फ़र्क है BRG-H की बॉड रेट की जनरेशन में, हाई स्पीड और लो स्पीड। तो बहरहाल ये बॉड रेट जनरेट हो रहा है, इस बॉड रेट के ऊपर ये के 16 टाइम्स के ऊपर ये उसको यहाँ से इसको शिफ्ट कर रहा है और उस डाटा को आप सैंपल कर रहे हैं, कोशिश करें कि डाटा के सेंटर में सैंपल करें। फिर ये उस RSR जो वहाँ पर TSR रजिस्टर था जो कि शिफ्ट रजिस्टर था ट्रांसमिट वाला, यहाँ पर RSR है जो कि रिसीव रजिस्टर है शिफ्ट करने वाला।
और जब ये पूरा का पूरा डाटा यहाँ पर फिलअप हो जाएगा पूरा यहाँ पर, तो आपके पास ये अ, इसके अंदर ये आर, जैसा वहाँ पर आर एक्स रजिस्टर था, यहाँ पर आर सी रजिस्टर है। जब पूरा शिफ्ट रजिस्टर में आ जाएगा तो डाटा का सारा यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। जब यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो उसके बाद वो एक फ्लैग भी जनरेट कर सकता है, यानी कि आपको पता चल जाएगा, आप चाहें तो आपका इंटरप्ट जनरेट हो जाएगा एंड यू विल फाइंड आउट कि आपकी एक बाइट या एक आपकी रिसीव हो गई है। जिस तरह उसमें 9 बिट थी, इसमें जो 9 बिट आएगी वो यहाँ पर रिसीव हो जाएगी अगर आपने उसको एक्टिव किया हुआ है। और ये वो एरर्स हैं जो कि हम देख चुके हैं लास्ट टाइम के, ये वो एरर्स हैं जो कि हम अगर रिसेप्शन में एरर आएंगे तो ये बिट सेट हो जाएंगी। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा फॉर्मली देख लेते हैं। इसको सेटअप करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे बिल्कुल ट्रांसमीटर का था उसमें भी इसमें भी वैसे ही है। बॉड रेट रजिस्टर हम सेट करेंगे कि आपने हाई स्पीड करना है कि आपने लो स्पीड के लिए करना है। तो ये हम देख चुके हैं अभी फ़िलहाल कि हमने बॉड रेट कैसे जनरेट करना है, उसकी इस रजिस्टर की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। इनेबल द एसिंक्रोनस सीरियल पोर्ट क्लियरिंग सिंक एंड सेटिंग बिट SPEN। SYNC को आप क्लियर करेंगे तो वो एसिंक्रोनस मोड सेट हो जाएगा, और सीरियल पोर्ट इनेबल करेंगे तो सीरियल पोर्ट इनेबल होगा, वरना वो काम नहीं करेगा। इंटरप्ट्स आर डिजायर्ड तो रिसीव इंटरप्ट इनेबल कर देंगे ताकि वो इंटरप्ट जनरेट हो आपका। 9 बिट रिसेप्शन करनी है तो RX9 को सेट कर देंगे। ठीक है जी, हम ये सारे के सारे हम जो इसकी SFR है उसमें देख चुके हैं, सारी बिट्स इन जो सीरियल पोर्ट की SFRs हैं उनके अंदर मौजूद है। और इनेबल रिसेप्शन बाय सेटिंग ये सीरियल पोर्ट इनेबल, मतलब कि आपने इसको CREN को भी हम देख लेते हैं कि CREN क्या है। ये इनेबल रिसेप्शन बाय सेटिंग, जब इसको ये सीरियल पोर्ट की रिसेप्शन को इनेबल करने के लिए आप CREN को सेट करेंगे। इसकी वैल्यू एक्चुअली क्या होगी वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। CREN देखें तो यहाँ पर आपको ये जो, चलें इसको हम पहले देख चुके हैं, वी विल लुक एट इट अगेन लेटर ऑन। बहरहाल आपने सीरियल पोर्ट रिसेप्शन को इनेबल कर लिया है। ये सीरियल पोर्ट इनेबल क्या है और ये सीरियल पोर्ट रिसेप्शन इनेबल है। जिस तरह वहाँ पर ट्रांसमिट इनेबल था ना, तो ट्रांसमिट इनेबल की जो SFR है वो अलग है और पूरी पोर्ट की इनेबल बिट अलग है। तो ये CREN जो है वो सीरियल पोर्ट रिसेप्शन की बिट है जो कि हम यहाँ पर इनेबल कर देंगे। ये फ्लैग बिट है, विल बी सेट व्हेन रिसेप्शन इज कंप्लीट एंड इंटरप्ट विल बी जनरेटेड इफ इनेबल्ड बाय RCIE। ठीक है, RCIE अगर आपने इनेबल किया हुआ है तो आपका जब रिसेप्शन पूरी होगी तो RCIF सेट हो जाएगा, जैसे हमने अभी ब्लॉक डायग्राम में देखा। जब ये हो जाएगा आपके पास, जब आपके पास लेट से RCIF आपका सेट हो गया, इसका मतलब है डाटा आपके यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो गए, आपका पूरी बाइट आपकी रिसीव हो गई है। तब आप क्या करेंगे, तब आप इसको रीड कर सकते हैं, इसको आप एक्सेस कर सकते हैं। जैसे ट्रांसमिट में भी था कि आप जो ट्रांसमिट रजिस्टर था उसे आप एक्सेस कर सकते थे, लेकिन TSR रजिस्टर आपके लिए एक्सेसिबल नहीं था। इसीलिए यहाँ पर भी RSR रजिस्टर आपके लिए एक्सेसिबल नहीं है, लेकिन ये रजिस्टर आप एक्सेस कर सकते हैं। जब इसमें डाटा आ जाएगा तो उसमें ये खुद ही ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएगा, आपके पास फ्लैग आ जाएगा और आप इसको रीड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इफ़ एनी एरर अकर्ड क्लियर द एरर बाय क्लियरिंग द इनेबल बिट CREN। ठीक है, जब आप इसको हम क्लियर करेंगे इस बिट को, तो ये दोनों जो है फ्लैग्स हैं ये सारे के सारे ऑटोमेटिकली ये क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अगर कोई एरर आए तो उसको चेक करें और फिर इसको अगर आप क्लियर करेंगे तो ये फ्लैग दोनों के दोनों क्लियर हो जाएंगे। इफ़ यूजिंग इंटरप्ट्स इंश्योर दैट GIE एंड PEIE ऑब्वियसली जब हम इंटरप्ट करेंगे तो ये तो इंटरप्ट सेटिंग हम देख चुके हैं कि इंटरप्ट जब हमने करने होते हैं तो ग्लोबल इंटरप्ट और पेरिफेरल इंटरप्ट को भी हमें सेट करना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पर बस यहाँ पर सीरियल पोर्ट के वाले से इतना ही था। हम उसको एग्जाम्पल, बल्कि लेट्स गो टू द एग्जाम्पल। आपको एक दो चीज़ें मैंने आपको बतानी है वो ये है कि RS232 क्या होता है और RS485 क्या होता है। ठीक है, इस क्लास में कर सका तो इस क्लास में आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, नहीं तो अगली क्लास में कि ये सब जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर 232 है, यहाँ 485 लिखा हुआ है, ये जो टॉपिक है 2.3 ये है जो एड्रेस डिटेक्शन, यानी कि जो मैंने कहा था जो एड्रेस, जो आखिरी बिट को आप एड्रेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके हवाले से थोड़ा सा तस्करा हुआ है। इसके बारे में इंशाल्लाह हम बाद में कभी बात करेंगे बिज़नेस रब्बी। अच्छा, अभी हम क्या करते हैं, अभी हम एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर आप जाएं हेल्प में, तो हेल्प में आपके पास हम यहाँ पर इसकी जो लाइब्रेरी है उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम जाएँ इसकी लाइब्रेरीज़ में, हार्डवेयर लाइब्रेरीज में, तो यहाँ पर यू विल फाइंड UART समवेयर, UART लाइब्रेरी। ठीक है, तो UART लाइब्रेरी में UART इनिट, UART डाटा डी, इसको आप सब पढ़ लें। मैं अभी आपको इनको एक एक को एक्सप्लेन नहीं करूँगा, जो एक आध में इस्तेमाल करूँगा वो आपके सामने मैं रखूँगा। तो इसमें जो ज़रूरी जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो UART
लेट से आपके पास एक से ज़्यादा यू आर्ट हो सकते हैं किसी आईसी में, तो यू आर्ट की नंबर यहाँ पर और उसकी इनिट कर देंगे और आगे आप दे देंगे इसका बॉड रेट कितना है। लेट से अगर आपने 9600 बॉड पे तो यू आर्ट 1 इनिट 9600। तो ये सारी की सारी इनिशियलाइजेशन जो हमने पढ़ी है अभी ऐसा फाज में, वो सारी की सारी इसी वाले से कर देगा। आपको बॉड रेट जनरेशन फार्मूला कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सारा का सारा काम ये खुद ही कर देगा आपके लिए, ठीक है। और ये डाटा रेडी क्या क्या होता है, ठीक है, ये होगा यूज दिस फंक्शन टू टेस्ट इफ डाटा इज इन रिसीव बफर इज रेडी फॉर रीडिंग, ठीक है। अगर आपको इसको आप देखें, इसको पोलिंग हो रही है यहाँ पर, इसको चेक करें कि अगर डाटा रेडी है तो आप इसको रीड करके यू आर्ट 1 रीड करके अपने पास यहाँ पर सेव कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह ये ट्रांसमिट आइडल, यानी कि ट्रांसमिशन, ये क्या करेगा, यूज दिस फंक्शन टू टेस्ट इफ ट्रांसमिट शिफ्ट रजिस्टर इज एम्प्टी और नॉट, यानी कि आप ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं और हमने जो देखा था ट्रांसमिशन का जो शिफ्ट रजिस्टर है वो फारिग है कि नहीं है अभी, मतलब कि अब अगर उसने उसने डाटा आपका जो एक याद है जो हमारे पास ट्रांसमिशन का जो टी एक्स रेज था वो भी खाली है कि नहीं है, उसमें हम और डाटा डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते। तो जब ये वैल्यू आइडल की वैल्यू ये जो फंक्शन है इसको आप कॉल करेंगे, जब इसकी वैल्यू 1 होगी इसका मतलब है कि आप ट्रांसमिशन कर सकते हैं, आपका ट्रांसमिशन के लिए वो जो रजिस्टर है वो खाली हो गया, तब आप राइट करेंगे इस फंक्शन के ज़रिए से जो भी डाटा आप सेंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है। और रीड जो हम एक दफ़ा पहले भी देख चुके हैं अभी ऊपर, यू एक्स रीड, और वो उसी वक्त होगा जब डाटा आपका रेडी होगा रीड करने के लिए, ठीक है। तो आप पहले चेक करें आपका डाटा रेडी है रीड करने के लिए, अगर है तब आप उसे रीड कर लें, राइट सो दिस इज़ बहरहाल इसमें कोई और भी हैं इंपॉर्टेंट, आप इसको देख लीजिएगा पूरा, बल्कि टेक्स्ट में आपको दिखा एक इंपॉर्टेंट है, यू आर टेक्स्ट राइट, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यू आर टेक्स्ट राइट यानी कि आपको रादर देन एक करेक्टर आप राइट करें, आप इसके ज़रिए से पूरा का पूरा आप एक स्ट्रिंग को आप ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो बल्कि ये देखें, यू आर टेक्स्ट, यही है खास, यू आर टेक्स्ट राइट, यू आर टेक्स्ट रेडी। अच्छा ये क्या होता है, ये कमांड है, ये दिस इज़ ऑल्सो, लेकिन मैंने इसके इस्तेमाल कम ही होता है, इसलिए आप इसको आप खुद बाद में देख लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि आप यहाँ पर राइट कर सकते हैं, बल्कि लेट मी जस्ट सी कि यहाँ पर उन्होंने एक और जगह भी मेंशन किया हुआ शायद इसको, लेट मी जस्ट शो यू इफ़ आई कैन सी एन एग्जांपल, बल्कि मैं आपको एग्जांपल से दिखा देता हूँ, ठीक है, रादर देन मैं आपको यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ जो मेजर कमांड्स जो मैंने एग्जांपल में डाली हुई हैं। सो मैं आपको आप हेल्प को खुद स्टडी करें, इसमें और बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। जस्ट टू सेव टाइम आई हैव मेड अ स्मॉल एग्जांपल फॉर यू। यहाँ पर एक ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है और ये एक मैंने शॉर्ट इंटीजर डिफाइन किया, ये इनिट हो रहा है, यानी कि मैं 9600 बॉट के ऊपर उसको इनिशियलाइज़ कर रहा हूँ। इसको थोड़ा सा स्टेबलाइज़ करने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए होता है, तो मैंने उसको 100 मिली सेकंड यहाँ पर टाइम दे दिया। ये सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगी इसकी हेल्प फाइल में ना, आपको जो उन्होंने यहाँ पर हेल्प फाइल दी हुई है उसमें उन्होंने बताया होगा, जैसे आप बाकी हेल्प फाइल इस्तेमाल कर चुके हैं, इसको आप देख लें कि यहाँ पर जो उन्होंने ये उनका रिकमेंडेड कोड है, बल्कि ठीक है, उनका उन्होंने एक एग्जाम्पल कोड भी दिया हुआ है, उसी को मैंने कॉपी करके थोड़ी सी उसमें मैंने चेंजेस किए हैं, राइट। सो उस कोड को देखें और उसमें ये देखें एक सारी की रिक्वायरमेंट्स क्या है उसकी। यहाँ पर ये यू आर 1 राइट टेक्स्ट, ठीक है, तो उसका फ़ायदा है कि रादर देन राइटिंग ए सिंगल करेक्टर एट अ टाइम, आप पूरे के पूरी स्ट्रिंग यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये डाल दिया, तो उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए कि उसको बिस्मिल्लाह ट्रांसमिट करना चाहिए। फिर ये एक एंडलेस लूप है जो कि क्या करेगा, आई को मैंने यहाँ पर 0 इनिशलाइज़ किया हुआ है, तो यू आर 1 के ऊपर आई को राइट कर देगा, जो भी आई की वैल्यू है, ठीक है। आई की वैल्यू पहले 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, और उसके बाद मैं 50 मिली सेकेंड का डिले दे रहा हूँ और फिर उसको दोबारा इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। तो शुड कॉन्स्टेंटली राइट टू द सीरियल पोर्ट। यहाँ पर मैंने, अगर आप प्रोटीस में देखें तो प्रोटीस में मैंने सिर्फ ये काम किया है कि एक तो ये कि मैंने इसकी जो ट्रांसमिट पिन के ऊपर मैंने डिफ़ॉल्ट कनेक्टर लगा दिया और उसको मैंने जो ये यहाँ से मैंने निकाला, आपको दिखाता हूँ, ये सीरियल टर्मिनल यहाँ पर मौजूद है, लेट मी सी कहाँ पर है, इधर है मेरे ख्याल से वर्चुअल टर्मिनल, ये वर्चुअल टर्मिनल मैंने यहाँ पर लगा दिया और इसकी मैंने फ्रिक्वेंसी मैंने सेट कर दी है, इसकी 9600 बॉट पे मैंने इसकी सेटिंग कर दी है और इस माइक्रो कंट्रोलर को मैं इस 5.0688 मेगाहर्ट्ज़ पे चला रहा हूँ, तो क्योंकि इसके ऊपर मुझे मालूम है कि एरर 0 आएगा, लेकिन आप बाकी फ्रिक्वेंसी पे चला कर भी इसको देख लें। तो यहाँ पर भी मैंने इस क्रिस्टल की फ्रिक्वेंसी और जो कोड है उसमें भी मैंने, अगर आप देखें प्रोजेक्ट की, यहाँ मैंने इसकी फ्रिक्वेंसी मैंने यही सेट की हुई है इसकी, ठीक है, ये इसकी 5.0688, ठीक है। तो ये मैंने इसकी फ्रिक्वेंसी सेट कर दी है, इसको मैं बिल्ड करूँगा तो इट शुड, मैंने इसको यहाँ पर क्या हुआ, कुछ गड़बड़ हो गई, क्या किया मैंने, इसका आगे मैंने कुछ उससे डिलीट हो गया, उसका आगे सेमीकोलन डिलीट हो गया था। सो लेट्स बिल्ड दिस, ओके। तो यहाँ पर इसको मैं चलाऊँगा तो ये मेरे पास
टर्मिनल खुला हुआ है, पहले बिस्मिल्लाह लिखा हुआ आया और उसके बाद ज़ीरो से लेकर जो भी उसने हेक्स सॉरी उसकी आस्की वैल्यू उसने यहाँ पर लिख दी है। ठीक है, अगर मैं इसको राइट क्लिक करके इसको हेक्स मोड में कर दूंगा तो मेरे पास हेक्स नंबर आने लगेगा। ठीक है, तो लेकिन मैं इसको आस्की में कर रहा हूँ तो इसको मैं हेक्स मोड हटा दूंगा तो मेरे पास आस्की करेक्टर आने शुरू हो जाएंगे। अगर आप उसको दोबारा चला के देखें तो नंबर वहीं से स्टार्ट होते हैं जीरो से। ठीक है, सारे के आपके पास पहले स्पेशल करेक्टर्स आपके पास ये सारे सिंबल्स, फिर 1 2 3 4 5 9 तक, फिर ABC कैपिटल में, स्मॉल में, और उसके बाद से सारे स्पेशल करेक्टर्स। तो सारे ये 0 से लेकर 255 तक जितने भी करेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन है आस्की में वो सब यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसमें एक और चीज़, इस एग्जाम्पल को मैं कमेंट करता हूँ। लेट मी जस्ट सेलेक्ट दिस एंड कमेंट इट आउट। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और इस कोड को मैं अनकमेंट करता हूँ यहाँ पर, इस पार्ट को। ओहो, डबल कमेंट हो गया। इसको कंट्रोल Z, इसको मैं अनकमेंट करता हूँ यहाँ से। ज़्यादा आसान होता कि मैं इसको ऐसे ही डिलीट कर लेता लेकिन मैं आपको फीचर दिखाना चाह रहा था, इफ़ यू डोंट नो। बहरहाल, तो ये हमारे पास कोड आ गया। तो इसको हम सेव करके इसमें क्या कर रहे हैं कि इसमें हम रीड भी करना चाह रहे हैं। ठीक है, इसमें चाह रहे हैं कि रीड करें और हम देख रहे हैं कि अगर यू आर डाटा रेडी, यानी कि अगर डाटा रीड करने के लिए तैयार है, ठीक है, यानी कि रीड डाटा कोई मुझे मिल गया, आई रिसीव्ड समथिंग, मुझे कुछ डाटा मिल गया, तो क्या करो, उस डाटा को रीड करो। ठीक है, और उसको इस वेरिएबल में डाल दो जो कि मैंने यहाँ पर यूनिवर्सल वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है, करेक्टर, और उसी वेरिएबल को राइट कर दो। मैंने क्या किया, यहाँ पर +1 कर दिया, यानी कि जो भी करेक्टर था उसको +1 कर दो, यानी कि उसकी आस्की वैल्यू में एक ऐड कर दो। तो अगर मैं ए सेंड करूँगा तो मुझे आउटपुट पे बी मिलना चाहिए, क्योंकि वो उसकी अगली वैल्यू होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको अगर मैं पहले कंपाइल कर लूँ, लेट मी जस्ट कंपाइल बिल्ड दिस, और यहाँ पर अगर मैं इसको चला के देखूँगा तो ठीक है, इसने बिस्मिल्लाह तो लिख दिया, लेकिन अब जो है यहाँ पर बल्कि मैं इसको देखिए जी लिखा तो एच आ रहा है। अभी मैं एच प्रेस करूँगा तो आई आ गया, मैं 1 प्रेस करूँगा तो 2 1 भी। अगर मैंने इसको एको लिखा हुआ है, एको ऑन किया हुआ है इसका, यानी कि जो भी मैं करेक्टर टाइप करूँ वो मुझे दिखाओ। अगर मैं इसको एको ऑफ कर दूंगा तो अब मैं 5 दबा रहा हूँ तो सिर्फ 6 लिखा हुआ आना चाहिए, अब मैं टी दबा रहा हूँ तो यू आर है। और अगर मैं एको ऑन कर दूंगा, यानी कि जो भी मैं टाइप करूँ वो मुझे दिखाओ, तो मैं इसने हेक्स मोड ऑन हुआ है, हेक्स मोड ऑफ करता हूँ। ठीक है, मैंने के दबाया तो एल आ गया, बी दबाया तो सी आ गया, राइट। सो जो डाटा रिसीव हो रहा है उसमें एक ऐड करके वो ट्रांसमिट कर रहा है मुझे वापस। ठीक है, तो ये दिस इज़ अ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। इसके अंदर लेट मी सी इफ देयर इज एनीथिंग लेफ्ट सी पोर्ट के वाले से बिफोर वी एंड टुडेज लेक्चर। हमने देख लिया है कि बॉड रेट जनरेशन, आज हमने क्लास में देखा कि क्या होता है। हमने ये देखा कि BRGH और BRGH की वैल्यूज के से हम हाई स्पीड और लो स्पीड सिलेक्शन में हम बेसिकली हम इसमें ये देखेंगे कि एरर किस में कम आ रहा है। हम इन दोनों की वैल्यूज चेंज करेंगे और FOIC को देखें, FOIC की वैल्यू देखेंगे। हम देखेंगे हमारे करंट फ्रिक्वेंसी के ऊपर किस BRG, लेट से आप चेंज नहीं कर सकते, आपको 20 मेगाहर्ट्ज़ पे ही चलाना है, आपके पास क्रिस्टल जो घर में रखा हुआ है 20 मेगाहर्ट्ज़ का है, आप चेंज नहीं करना चाह रहे, तो आप देखेंगे इन दोनों में से किस वैल्यू के ऊपर एरर कम आ रहा है। ठीक है, या अगर आपके पास क्रिस्टल कंट्रोल में है तो आप देखेंगे कि आपको मिनिमल एरर किसके ऊपर मिल रहा है। ठीक है, से अब और सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस मोड दोनों के लिए फार्मूला डिफरेंट है। तो सिंक्रोनस मोड के लिए सिर्फ फार्मूले में फ़र्क है कि उसमें डिवाइड बाय 4 होता है, तो वो फिलहाल हम अभी नहीं देख रहे। एसिंक्रोनस में भी फार्मूले में फ़र्क है, वो डिपेंड करता है BRGH की वैल्यू के ऊपर। ठीक है, और उसके ऊपर हमने एरर की कैलकुलेशन देख ली कैसे करते हैं, और उसके बाद ट्रांसमिशन वाला हमने देख लिया था लास्ट क्लास में। इस क्लास में हमने देखा है कि रिसेप्शन में हमें क्या होता है। ठीक है, उसका भी ब्लॉक डायग्राम जैसे ट्रांसमीटर का ब्लॉक डायग्राम तकरीबन वैसे ही। अगर आपको ट्रांसमिशन ब्लॉक डायग्राम समझ में आ गया तो रिसेप्शन ब्लॉक डायग्राम भी कोई इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो रिसेप्शन ब्लॉक डायग्राम को हमने देखा कि वो कैसे काम करता है। डाटा रिसीव होता है, सैंपल होता है, और उसके बाद यहाँ पर शिफ्ट रजिस्टर में आ जाता है, और उसके बाद जब ये पूरा भर जाता है तो यहाँ डाटा ट्रांसफ़र होता है, आपके पास इंटरप्ट आ जाता है, और देन यू हैव द डाटा रेडी, राइट। और इसकी जो SFR की सेटिंग है वो हमने यहाँ पर देख ली। तो बेसिक सिंपल सा यही है। और ये इसका अच्छा, ये इसको देखिएगा, ये भी आपने मुझसे ये एसिंक्रोनस, अगर आपको एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन समझ में आ गई तो एसिंक्रोनस रिसेप्शन भी समझ में आ जाएगी। ये ब्लॉक डायग्राम, सॉरी, ये टाइमिंग डायग्राम आपको समझ में आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो आप ब्रिंग इट अप। ठीक है, इसको रिसेप्शन और ट्रांसमिशन को जो बेसिक डायग्राम में चलें उसको ये एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन का भी मैंने आपको लास्ट टाइम टास्क दिया था, उसको देखें और उसको समझने की कोशिश करें। और फिर उसके बाद हमने देखा कि एग्जांपल ये कैसे काम करती है। अगली क्लास में बिफोर वी स्टार्ट, बल्कि मैं आपको बेसिक सा मैं आपको बता देता हूँ, वो ये कि अगर आप इसी की हेल्प फाइल में जाएँ, यहाँ पर हेल्प फाइल में जाएँ, अब आपके पास ये जो लेवल्स हैं, वोल्टेज लेवल्स हैं,
वोल्टेज लेवल यहाँ पर कम्युनिकेशन के इस वोल्टेज वीसीसी के ऊपर है, यानी कि आपने आपने दो आईसीज की आपस में कम्युनिकेशन करानी है, तो आप बगैर किसी एक्सटर्नल और हार्डवेयर की ज़रूरत के आप इस पिन को उसके साथ आप जोड़ देंगे तो आपकी कम्युनिकेशन हो जाएगी, जैसे मैं यहाँ पर जोड़ के दिखाया हुआ है। लेकिन यहाँ अगर आपको कम्युनिकेशन करनी है, सीरियल पोर्ट कम्युनिकेशन अक्सर मैंने इस्तेमाल होती है किसी एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइस के साथ, यानी कि जो माइक्रो कंट्रोलर से बाहर होगी। आपने प्रिंटर लगाया हुआ है, आपने से अपने लैपटॉप के साथ कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, तो आप इन तारों को डायरेक्टली लैपटॉप के साथ सीरियल पोर्ट पे कनेक्ट नहीं कर सकते, उसके लिए वोल्टेज लेवल्स चेंज करने पड़ते हैं। आपके जो वो पीसी में अगर आप सीरियल पोर्ट जो होता है उसकी वोल्टेज लेवल्स मुख्तलिफ होते हैं। उन वोल्टेज लेवल्स वो तकरीबन 12 वोल्ट और -12 वोल्ट के बीच में वेरी करते हैं। तो उसको उस वोल्टेज को अचीव करने के लिए एक आईसी मिलती है, उसमें दो प्रोटोकॉल्स आते हैं। ठीक है, अब ये आपका माइक्रो कंट्रोलर है। ठीक है, आपके पीसी में सीरियल पोर्ट के साथ कम्युनिकेशन करनी है, ये आपकी पीसी के साथ सीरियल पोर्ट लगी हुई है, और अगर आपके पीसी के साथ सीरियल पोर्ट नहीं लगी हुई तो आप आपकी पीसी की जो यूएस जो आप सीरियल पोर्ट से आपका यूएसबी कन्वर्जन का आपको मॉड्यूल मिल जाएगा, उसके ज़रिए से कर सकते हैं। तो ये जो आपके पास एक्सटर्नल ये जो कम्युनिकेशन हो रही है, ये डिफरेंट वोल्टेज लेवल्स के ऊपर जो हो रही है, ये दो किस्म के बहुत मशहूर हैं। एक को कहते हैं 232 कम्युनिक RS-232, और एक होता है RS-485। दोनों की थोड़ा बहुत फ़र्क है इनके कम्युनिकेशन के तरीक़ाकार में। तो ज़्यादा इस्तेमाल जो होता है वो 232 होता है, लेकिन उसके कुछ नुकसान है और कुछ फ़ायदे हैं, वो आप यहाँ पर देखें। आप बस गूगल में सर्च करेंगे कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। मैंने एक आर्टिकल आपके सामने खोला हुआ है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन RS-485 एंड RS-232। इसमें आपको पता चल जाएगा रेंज का फ़र्क है 232 में और 485 में। बेसिकली मैं आपको बेसिक सा बता दूँ, 232 के अंदर आप देखें प्रोटोकॉल के अंदर, तो उसके अंदर आपके पास जो कम्युनिकेशन है वो 3 लाइन कम्युनिकेशन होती है, यानी कि इसमें भी आपके पास एक चिप लगेगा। लेट्स से आपने 232 में करनी है, आप नॉर्मली मेरे ख्याल से लैब में आप मैक्स 232 इस्तेमाल करेंगे, अक्सर लैब में 232 इस्तेमाल होती है। तो आप एक आईसी लेंगे मैक्स 232, और इसमें अगर आपको सर्किट में, लेट्स से मैंने यहाँ पर एक और सेव किया हुआ है सर्किट, इसमें थोड़ा जूम हम कर सकते हैं। तो ये आप मैक्स 232 आपको चिप मिल जाएगी आसानी से। आप सिर्फ अपनी जो रिसीव ट्रांसमिट की पिन है उनको इससे कनेक्ट करेंगे। जो सर्किट डायग्राम आपको यहाँ दिया हुआ है, इसमें काफ़ी सारे कैपेसिटर्स लगते हैं, तो ये सारे कैपेसिटर जो लगेंगे वो आप लगाएंगे, तो ये आपके वोल्टेज लेवल्स चेंज कर देगा। फिर आप इसको एक्सटर्नली इसका ये बना हुआ है इसका 9 पिन कनेक्टर, उस कनेक्टर के साथ कनेक्ट करेंगे। नाउ यू रेडी टू कम्युनिकेट विद द पीसी, तो ये काम करना होगा। लेकिन अगर आपने 485 लगानी है तो फिर यहाँ पर मैक्स 485 लगेगी, जैसा मैं एक और सर्किट मैंने आपके सामने मैंने खोल के रखा हुआ था, ये 485 का सर्किट है। तो यहाँ पर अगर लेट्स से आपका माइक्रो कंट्रोलर है तो वही RxTx पिन है, लेकिन यहाँ पर मैक्स 232 की जगह आप मैक्स 485 इस्तेमाल करेंगे, उसके जो रिकमेंडेड कनेक्शन है वो करेंगे। नौ आपके पास आ जाएगा कम्युनिकेट करने के लिए। जो फ़र्क आप देखें वो ये कि मैक्स 485 में सिर्फ 2 पिन आपको आ रही है नज़र यहाँ पर कम्युनिकेशन की, और अगर आप मैक्स 232 में देखेंगे तो यहाँ पर 3 पिन आ रही हैं। तो इसमें वही पिन इस्तेमाल होती हैं जैसे यहाँ पर होती हैं, यानी कि एक ट्रांसमिट के लिए, एक रिसीव के लिए और एक ग्राउंड। ठीक है, ये 3 पिन इस्तेमाल होती हैं। और जो 485 प्रोटोकॉल है उसके अंदर जो है डिफरेंस इस्तेमाल होते हैं, यानी वोल्टेज का डिफरेंस, उसमें और कोई थर्ड पिन नहीं है, ग्राउंड पिन कॉमन नहीं है, उसमें रिसीव ट्रांसमिट के लगनी ये नहीं है, उसमें डिफरेंस यानी कि वोल्टेज डिफरेंस। तो ये जो डिफरेंशियल वोल्टेज है इसका बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अगर दो वायर्स पे कोई सिग्नल जा रहे हैं, तो अगर कोई अटेन्यूएशन होती है, यानी वोल्टेज में जो ड्रॉप होता है वो दोनों में सिमिलर होगा। अगर आपके सीएल पोर्ट में, मिसाल के तौर पर सीएल पोर्ट में आपकी कम्युनिकेशन हो रही है, यहाँ पर आपने लेट से 12 वोल्ट और -12 वोल्ट के बीच में वोल्टेज वेरी करी थी, डिस्टेंस के साथ इस वोल्टेज में कमी आएगी, अटेन्यूएशन होगी, और आपके पास मुमकिन है जो यहाँ सिग्नल पहुँचे वो आपके पास उसको सेंस करना, मेजर करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए इसकी रेंज कम होती है। एक तो ये काम, इसमें रेंज 232 की रेंज कम होती है और 485 की रेंज ज़्यादा होती है। तो अक्सर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन या ज़्यादा सिक्योर कम्युनिकेशन जो चाहिए होती है उसके लिए 485 इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इसकी डिटेल के ऊपर मैं नहीं जाऊँगा फिलहाल कि 485 और 232 में क्या फ़र्क होता है। उसके लिए यू हैव टू डू योर होमवर्क, लुक इट अप। ये आर्टिकल अगर आपको ये इसका नाम देख लें, इसका आप चाहें तो वेबसाइट देख लें। इस नाम से आप सर्च करेंगे, गूगल करेंगे, यूल फाइंड मैनी आर्टिकल्स। तो उसको ज़्यादा के पढ़ने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें कि दोनों में फ़र्क क्या है और किसका फ़ायदा है, किसका क्या फ़ायदा है, किसका क्या नुकसान है। सो दिस इज़ अप टू यू। ठीक है, तो डाटा स्पीड का भी मसला है, मतलब कि फ़र्क है उसमें, नॉइज़ का भी फ़र्क है उसमें, नंबर ऑफ़ ट्रांसमीटर रिसीवर्स का भी इसमें फ़र्क है कि आप जो 232 है वो पॉइंट टू पॉइंट होती है, यानी कि एक वक्त में आप एक डिवाइस से कम्युनिकेट कर सकते हैं। 485 में आप मल्टीपल डिवाइस से कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो अगर आपको एड्रेसिंग का याद हो, हमने देखा था आपने माइक्रो कंट्रोलर में, मैंने आपसे एक पॉइंट स्किप किया था, वो ये कि यहाँ पर रिसेप्शन में अगर आप देखें
तो यहाँ पर दो बात की हुई थी, ये देखिए कि यहाँ पर बात की थी कि ये जो हमने पढ़ा है तरीकाकार, ये इस्तेमाल होता है नॉर्मली RS-232 में, और ये एड्रेस बिट वाला होता है 485 में। तो क्योंकि 485 में नंबर ऑफ डिवाइसेस जो कि डाटा को रिसीव कर सकती हैं वो ज़्यादा हो सकती हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग अराउंड 32 हो सकती हैं। तो उसके हिसाब से ये प्रोटोकॉल इस्तेमाल होगा। तो 485 में जो एड्रेसिंग है ना, मेरे खास अभी तक, क्योंकि मैंने 485 को डायरेक्टली कभी माइक्रोकंट्रोलर से खुद कनेक्ट नहीं किया, तो आई डोंट नो कि एड्रेसिंग उसमें कैसी होती है, लेकिन जो एड्रेस बिट, जो 9th बिट है, दैट हैज़ अ रोल टू प्ले इन 485 कम्युनिकेशन, जो कि यहाँ पर मैंशनड है। इसको मैं अभी सिर्फ आपको बता रहा हूँ, इसको हम अभी कर नहीं रहे हैं, ठीक है। दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू लुक अप, दिस इज समथिंग दैट आई नीड टू लुक अप, क्योंकि मैंने डायरेक्टली कभी 485 से कम्युनिकेशन नहीं की। मैंने जो की है वो 232 को 485 में कन्वर्टर के तौर पर इस्तेमाल करके, वो मतलब आपको कन्वर्जन मिल जाएगा, आपको एक छोटा सा कन्वर्टर मिल जाएगा जो कि 232 से 485 में कन्वर्ट कर देगा, तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट मैक्स 485 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर डायग्राम में दिखाया कि डायरेक्ट आप आईसी भी लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपकी लैब में या जो हम अभी एक्सपेरिमेंट अगर आप करेंगे तो वो नॉर्मली 232 के जरिए से ही करेंगे, ठीक है। सो दिस इज अप टू यू टू फाइंड आउट कि 485 और 232 में फ़र्क क्या है। बेसिकली इसका मकसद इन ब्रीफ, इन शॉर्ट, इज़ कि आपके इस बोर्ड से बाहर आप एक्सटर्नल डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेशन के लिए आप इनमें से कोई प्रोटोकॉल इस्तेमाल करेंगे, 232 या 485, डिपेंडिंग ऑन योर नीड्स एंड योर कॉस्ट, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए हमारे इतना ही। चलो, जो चीज़ें कुछ टॉपिक बाकी रह गए सील पोर्ट के, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।